हाय, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से देख सकते हैं, आपने पढ़ा ही होगा कि आज के मेरे डिस्कशन का टॉपिक क्या रहने वाला है। मेरी बातों से कई एक्ने प्रोन और सेंसिटिव स्किन वाले ये रिलेट करेंगे कि कभी कभी वो कोई नया प्रोडक्ट अपने स्किन को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं और उन्हें सडनली और ब्रेकआउट्स हो जाते हैं या फिर उनकी कंडीशन पहले से और ज़्यादा वर्स हो जाती है। तब उस कंडीशन में हमारे दिमाग में दो थॉट्स आते हैं। या तो हम इस प्रोडक्ट को और थोड़ा समय दें और इसे देखें कि क्या वो हमारे स्किन के साथ एडजस्ट कर जाती है या नहीं, या फिर डिसकंटिन्यू कर दें और ज़्यादा यूज़ ना करें। लेकिन चूँकि हम लोगों ने उस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट किया होता है और कहीं ना कहीं हमारा दिमाग ये बोल रहा होता है कि नहीं, हो सकता है कि ये स्किन पर्जिंग का फेज़ हो और समय के साथ क्या पता ये एडजस्ट कर जाए, और हम इसी कंफ्यूजन में वो प्रोडक्ट यूज़ करते चले जाते हैं, जो कई बार हमें और हमारी स्किन को और ज़्यादा नुकसान ही पहुंचाता है। तो इसी कंफ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप सही समय पे डिसाइड कर पाए कि क्या मुझे इस प्रोडक्ट को और कंटिन्यू करना चाहिए या फिर यहीं पे ड्रॉप कर देना चाहिए, जिससे कि फर्दर जो मेरी स्किन डैमेज हो सकती है उससे वो बच जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किस कंडीशन में हमें स्किन पर्जिंग के थ्योरी को अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि स्किन पर्जिंग जो है वो किस कंडीशन में होता है। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जैसे कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मतलब AHA BHA, कोई एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स, नियासिनामाइड, टी ट्री ऑयल और भी बहुत सारे होते हैं। तो अगर इस तरह के एक्टिव्स आपके नए प्रोडक्ट में हैं तो ही आप स्किन पर्जिंग को कंसिडर कर सकते हो। तभी आप ये सोच सकते हो कि इसमें संभावना है कि अगर मैं ये प्रोडक्ट कंटिन्यू रखूँ, यूज़ करना कंटिन्यू रखूँ, तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं एडजस्ट कर जाएगी, क्योंकि अभी मुझे स्किन पर्जिंग हो रही है। लेकिन आप जो प्रोडक्ट अभी यूज़ करना स्टार्ट किए हो और उसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है और फिर भी आपको ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तब तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप उसी वक्त वो प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दें, क्योंकि वो धीरे धीरे एडजस्ट करने वाली नहीं है, वो आपको रिएक्ट ही करेगी और आगे जाके और फर्दर हार्म ही होगा। सो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके किसी प्रोडक्ट में एक्टिव नहीं है, सपोज़ मैं कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, तो जनरली जो एक सिंपल मॉइस्चराइज़र होता है उसमें एक्टिव नहीं होते। अब मैं यहाँ सिंपल मॉइस्चराइज़र की बात कर रही हूँ, जो कि एक्ने या एक्ने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए ना बना हो, ऐसा मॉइस्चराइज़र। जैसे कि मैंने जो मॉइस्चराइज़र शेयर किया है आप लोगों से पिछले मेरे किसी वीडियो में, उसमें कोई एक्टिव नहीं है। तो सपोज़ मैंने उसे लगाना स्टार्ट किया और अगर वो मुझे रिएक्ट कर रहा है या फिर मुझे उससे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो ये आसान है कि वो मुझे बैडली रिएक्ट ही कर रहा है। उसे अगर मैं फर्दर लगाऊं भी तो वो मेरी स्किन के साथ एडजस्ट नहीं करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि स्किन पर्जिंग उसी केस में होती है जिस प्रोडक्ट में एक्टिव्स हो। तो ये तो बात हो गई उस प्रोडक्ट की जिसमें एक्टिव नहीं है और फिर भी आप उसमें स्किन पर्जिंग का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो और ये सोच रहे हो कि ये
अभी कंडीशन वर्स कर रहा है तो धीरे धीरे ये स्किन के साथ एडजस्ट कर जाएगा और बाद में मुझे इससे फ़ायदा ही होगा। लेकिन अब मैं बात करती हूँ कि जिस प्रोडक्ट में एक्टिव्स हो उसमें आप स्किन पर्जिंग कंसिडर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके प्रोडक्ट में एक्टिव है और आपने उसे लगाना स्टार्ट किया है और आपको जस्ट 2 से 3 दिन या फिर डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप 1 हफ्ते के अंदर आपको रिएक्शंस होने लगे, आपकी जो कंडीशन थी वो और वर्स हो गई है, आपको और ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तब इस केस में आप स्किन पर्जिंग समझें या फिर ये मुझे रिएक्ट कर रहा है और आगे सूट नहीं करने वाला है, इसे मुझे अभी ड्रॉप कर देना चाहिए, इस पर विचार करें। तो इस कंडीशन में, इस केस में स्किन पर्जिंग और रिएक्शन को समझने का, उसे आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है, आप इन दोनों के बीच की जो डिफरेंसेस हैं वो समझ जाइए। अगर डिफरेंस क्लियर हो गया तब आपके लिए ये आसान होगा ये तय करना कि क्या मुझे इस प्रोडक्ट को और कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इसी वक्त स्टॉप कर देना चाहिए। तो आज मैं यही करने वाली हूँ। मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है समय के साथ, या मेरी जो रिसर्च रही है, या मेरा जो नॉलेज है, उसको मैं आप लोगों से शेयर करके अपने तरीके से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोगों के लिए भी ये प्रैक्टिकली आसान हो जाए। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है स्किन पर्जिंग के फेस में, जो सडन इंक्रीज ब्रेकआउट्स होते हैं या सेंसिटिविटी बढ़ी हुई देखने को मिलती है, वो इवेंचुअली समय के साथ आपको इम्प्रूव होते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। पर यदि किसी न्यू प्रोडक्ट के कोई बैड रिएक्शन होने की वजह से ब्रेकआउट्स बढ़ रहे हैं या सेंसिटिविटी बढ़ी है, तो वो आपको वर्स होते ही नज़र आएंगे, वो और समय के साथ वर्स ही होती चली जाएगी और ख़राब ही होती चली जाएगी। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों केसेस में। एक में इम्प्रूवमेंट होती है और एक में वर्स होती चली जाती है। दूसरा जो डिफरेंस होता है इन दोनों केसेस में कि स्किन पर्जिंग में जब भी ब्रेकआउट्स बढ़ेंगे तो वो उन एरियाज़ में ही बढ़ेंगे जहां आपकी स्किन यूजली ब्रेकआउट होती है, लेकिन जब बैड रिएक्शन होने की वजह से ब्रेकआउट्स होंगे या इरिटेशंस होंगे तो वो उन एरियाज़ में भी आपको देखने को मिलते हैं जहां स्किन आपकी मोस्टली क्लियर रहती है, प्रॉब्लम्स वहाँ जनरली नहीं होते। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है जिससे आपको एक क्लियर व्यू मिल जाएगा कि प्रोडक्ट को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तीसरी जो साइन होती है वो ये है कि स्किन पर्जिंग के केस में कोई प्रोडक्ट स्किन को डिहाइड्रेटेड नहीं कर सकता, क्योंकि स्किन डिहाइड्रेशन एक लॉन्ग टर्म इशू है जो स्किन बैरियर के ज़्यादा समय तक डैमेज रहने की वजह से होता है। लेकिन कोई प्रोडक्ट आपको रिएक्ट करेगी तो ईज़िली आपकी ऑलरेडी सेंसिटिव स्किन डिहाइड्रेटेड फील करने लगेगी, और जो मॉइस्चराइज़र आपको जनरली सूट करता है, आपकी सेंसिटिव स्किन को सूट कर गया है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद जो डिहाइड्रेशन होता है उसे ये मॉइस्चराइज़र फिर टैकल नहीं कर पाएगा, आपकी स्किन को वो मॉइस्चराइज नहीं रख पाएगा। तो ये जो मैंने डिफरेंसेस आपको बताए हैं, अगर इसमें से सारे कंडीशंस आपके सेटिस्फाइड होते हैं तो आप इनिशियल स्टेज में ही आसानी से पता लगा पाएंगे कि आपने जो नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया है वो आपके स्किन में समय के साथ एडजस्ट कर पाएगा या उसे इसी वक्त स्टॉप कर देने से ही आपकी स्किन फर्दर हार्म होने से बच सकती है। तो चलिए मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि जब कोई एक्टिव वाला प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं तो प्रैक्टिकली
किस तरह आप ये पता लगाएं कि आपकी स्किन में पर्जिंग हो रही है या फिर वो प्रोडक्ट आपको सूट नहीं कर रहा है, रिएक्शंस हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, ये एक एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो जब ये एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश मैंने अपने स्किन के रूटीन में इनकॉर्पोरेट किया था, जब इसे लगाना स्टार्ट किया था, तो मुझे पता था कि इस फेस वॉश में एक एक्टिव है जो कि एसिड है। और मेरे लिए उस वक्त ये मेंडेलिक एसिड का पहला एक्सपीरियंस था, तो मुझे पता नहीं था कि मेरी स्किन में ये एडजस्ट करेगा या फिर मुझे रिएक्शन करने वाला है। तो थोड़ा सा मैं आपको अपने स्किन की जानकारी दे देती हूँ। जैसे कि मेरा चीक एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव रहता है और उसमें यूजली ब्रेकआउट मुझे होते हैं, और मुझे फोरहेड पे भी कभी कभी ब्रेकआउट्स के शिकायत रहते हैं। लेकिन ऐसे जो मेरा चिन एरिया है और फिर मेरा जो इधर नोज़ एरिया है और बाकी के जो एरिया है, मुझे वहाँ पे एक्ने की प्रॉब्लम नहीं रहती। तो हुआ क्या कि जब मैंने इस फेस वॉश को जब मैंने पहले वीक में पहली बार यूज़ किया, तो मुझे इस एरिया में आप थोड़ा सा मार्क्स भी देख सकते हैं अभी इसका। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा इरिटेशन हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा चीक एरिया सेंसिटिव है, मुझे यूजली वहाँ पे ब्रेकआउट हो जाते हैं। तो जब मैंने इसको पहली बार यूज़ किया था तो मुझे 2 से 3 दिन के अंदर में यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इरिटेशन बढ़ा हुआ दिखा, और करीब 1 या 2 पिंपल मुझे यहाँ हो गए थे। बाकी का जो मेरा फेस एरिया था, जैसे कि ये चीक था, वो पूरा क्लियर था, अनइफेक्टेड रहा, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मेरे जो फोरहेड्स में 1-2 पिंपल्स पहले से हो रखे थे, वो फर्स्ट वीक के दौरान थोड़े से इम्प्रूव होते हुए मुझे नज़र आए। जब सेकेंड वीक में दूसरी बार मैंने इसको अप्लाई किया, तब भी ये इधर का जो इरिटेशन है वो इम्प्रूव नहीं हुआ, लेकिन बढ़ा भी नहीं। थोड़ा सा एग्रेसिव जैसे वो फर्स्ट वीक में हुआ था 2 से 3 दिन के बाद, वैसे ही दूसरे वीक में भी वो इरिटेटेड ही था। लेकिन जो मेरा इस पार्ट ऑफ द फेस है, ये पहले की तरह ही अनअफेक्टेड रहा, और मेरा फोरहेड जो है वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया। और मुझे बाकी जो यूजुअल एरिया है जहाँ मेरे जनरली ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं, जैसे कि मेरा चिन एरिया है और बाकी का जो एरिया है चीक्स और फोरहेड को छोड़कर, वो भी अनइफेक्टेड रहा, वहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इस तरीके से मैंने इसको जब तीसरी वीक भी कंटिन्यू किया, तब क्या हुआ कि यहाँ जो मुझे 2 वीक से इरिटेशन हो रखे थे वो अब इम्प्रूव होने चालू हो गए। और तीसरा हफ्ता ख़त्म होते होते इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगा और मेरा जो एक्ने था वो सबसाइड हो गया था। यानी कि कुल मिलाकर तीसरे हफ्ते तक मुझे पता लग गया था कि मेरा स्किन जो है अब इस फेस वॉश से एडजस्ट कर जाएगा और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ जो मुझे इरिटेशन हुआ था वो जस्ट एक स्किन पर्जिंग थी, और उसमें अब इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने तीसरे हफ्ते में ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस फेस वॉश के साथ में जाना चाहिए, और हुआ भी यही। मैं इसे आज 4 से 5 महीने से यूज़ कर रही हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से मैं प्रैक्टिकली डिसाइड करती हूँ कि कोई भी नया प्रोडक्ट जब मैं यूज़ करती हूँ जिसमें एक्टिव होता है, तो उसमें क्या मुझे स्किन पर्जिंग हो रही है या फिर मुझे मेरा स्किन रिएक्ट कर रहा है और मुझे इसे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो जो भी टिप्स या फिर जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आशा करती हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। आप भी इसे अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, अपने स्किन को ऑब्जर्व कीजिए जब भी कोई आप एक्टिव वाला कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और यदि आपका डाउट है या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।